नमस्कार। देश के 2 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान हो गया है और सबसे बड़ी बात 10 सीटों पर उपचुनाव होना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन 9 सीटों पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव न कराने का ऐलान चुनाव आयोग ने किया है, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है और कहा है कि अब चुनाव कराना चाहिए। तो क्या चुनाव आयोग चुनाव कराएगा? क्या चुनावों की तारीखों की ऐलान जल्द करेगा? इन सब सवालों के साथ और क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हार का ऐसा डर कि चुनाव ही नहीं होने दिया जा रहा है, चुनाव भी नहीं होगा, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी फितरत है और खास करके मोदी और शाह की जो भाजपा है, उन्हें एक छत्र शासन चाहिए। हार कहीं भी स्वीकार नहीं है। अभी हम लोगों ने हरियाणा में देखा कि जहां कांग्रेस पार्टी का जो आरोप है कि 99% जहां बैटरी चार्ज थी, वहां बीजेपी चुनाव जीती। जहां 60-70% ईवीएम की बैटरी चार्ज थी, वहां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। ये जो कांग्रेस का आरोप है, वो सबसे बड़े सवाल खड़े करता है पूरे चुनाव आयोग पर। और जो भी हो रहा है वो चुनाव आयोग के जरिए हो रहा है। क्या वजह है कि 2 सीटों को छोड़ दिया गया, एक विधानसभा की सीट और एक लोकसभा की सीट, और दोनों ही प्रज्ञा जी महत्वपूर्ण ही नहीं है सीटें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वहां लुटिया डूबने वाली थी। एक पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से अमित शाह वहां लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी वो नहीं कर पाई जो वो चाहते हैं। ममता बनर्जी ने वहां जो पानी पिलाया है बीजेपी को, उसमें हालात ये है कि लोकसभा की सीट हारना लगभग तय था। उसी तरह से मिल्कीपुर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया, जिस सीट ने, अयोध्या वाली सीट, फैजाबाद सीट, जहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत करके आए, राम मंदिर बन करके तैयार हो गया और इसी नैरेटिव पर नरेंद्र मोदी चुनाव जीतना चाहते थे। अयोध्या में फिसलने के बाद अब उनकी मिल्कीपुर में हारने की हिम्मत नहीं। और मिल्कीपुर वो सीट है जहां से पहले अवधेश प्रसाद जी थे और वही अयोध्या वाली सीट है। तो जो हार का डर है, वो हार का डर सिर्फ यहां नहीं है। वो कोई और सीट होती तो शायद इस पर चुनाव हो जाता। और इन दोनों ही सीटों पर जो बहाना किया है चुनाव आयोग ने, वो याचिका का है कि वहां पे एक याचिका दाखिल है। कब आया रविकांत सर? आप ये देखिए कि चुनावों की तारीखों के ऐलान वाले दिन याद आया, वरना इसके पहले तो कोई चर्चा ही नहीं थी याचिका की। अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे, अब सांसद बन गए, सांसद बने 4 महीना हो गया है, अब याद आ रहा है। और इसके पहले मैंने चुनाव आयोग को कभी इस तरह से चुनाव नहीं कराते हुए नहीं सुना कि साहब याचिका है इसलिए चुनाव नहीं होगा। ये भी पहली बार हो रहा है संभवतः, जो मेरे संज्ञान में। हो सकता है कि पहले रहा हो, लेकिन मेरे संज्ञान में कभी इस तरह से चुनाव को नहीं टाला गया कि साहब याचिका है। और रुकिए रुकिए रविकांत सर, एक बड़ी अपडेट आई है और अपडेट ये है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कहा है कि चुनाव कराए जाएं, लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी बनी रहनी चाहिए, चुनाव होते रहने चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा? अब ये भी सवाल है। अब सबसे बड़ी परीक्षा चुनाव आयोग की है। देखिए, वैसे तो किसी को कोई डाउट है नहीं कि चुनाव आयोग किसके गोद में खेल रहा है, लेकिन इससे और ज्यादा चीजें तय होंगी जब याचिकाकर्ता अपना याचिका वापस ले रहा है। तो ऑब्वियस है कि अब तो केवल चुनाव आयोग को एक मेल भेज देना चाहिए मीडिया को कि साहब मिल्कीपुर छूट गई थी, वहां पे याचिका अब वापस ले ली गई है, लिहाजा हम उसी तारीख में जो 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराने जा रहे हैं उसमें मिल्कीपुर भी शामिल होगी। केवल ईमेल भेजने की जरूरत है जी, या अपने वेबसाइट पर केवल जारी करने की जरूरत, ट्वीट कर देने की जरूरत है, और कुछ भी जरूरत नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और अगर नहीं होता है प्रज्ञा जी, तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। फिर तो सीधा सीधा
सामने है कि हो क्या रहा है। अब आप आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, मिर्चा झोंक रहे हैं, सीधी सी बात ये। अब अगर चुनाव आयोग इसके बावजूद नहीं कराता है तो मुझे लगता है कि फिर ईवीएम में 99% बैटरी वाला भी सवाल लोगों के जेहन में जाएगा कि इसमें कहीं कुछ खेल तो नहीं। कांग्रेस के आरोप पुख्ता होंगे इससे, इसलिए उसे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, फिर बीजेपी की प्रतिष्ठा रहे या चाहे, चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा बचा लेनी चाहिए, मिल्कीपुर में चुनाव का तारीख घोषित करके कर देना चाहिए। बिल्कुल 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 बात है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और भी है कि हम अगर इस पर बात करें कि अयोध्या से इतना डर, इतना खौफ है किस बात का? अरे एक बार हार हो गई कोई बात नहीं, आप लड़िए, तो लड़ना तो चाहिए, हार या जीत तो लगी रहती है। क्या इस बात का डर है कि अगर हम हार गए ये सीट तो आसपास की सीटों पर बड़ा प्रभाव डालेगी? अयोध्या में वैसे ही नाक कट चुकी है, अगर दोबारा से वही रिपीट हो गया तो बहुत छवि बिगड़ जाएगी, बहुत बुरी फजीहत हो जाएगी। ऐसा ये डर भी है क्या भाजपा को? निश्चित रूप से पहला जो आपने कहा ना कि आसपास की सीटों पर, उसका कोई डर नहीं होगा, क्योंकि सरकार को कोई खतरा है नहीं। आप सीट जीते या आसपास की ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महत्वपूर्ण है छवि का। जो फजीयत खराब हुई फैजाबाद सीट पर बीजेपी की चुनाव हार करके, वो तो और भी सीटें हारी, लेकिन किसी और सीट पर इतने बड़े सवाल खड़े नहीं हुए। दरअसल ये नैरेटिव का मसला है। जिस हिंदुत्व के आधार पर और सांप्रदायिक राजनीति के आधार पर जो अभी बहराइच में चल रहा है, बहराइच में क्या है, सबने देखा कि कोई अराजकता करते हुए किसी के मकान पर चढ़ जाता है, भगवा झंडा फहराता ही नहीं है, दूसरा झंडा निकाल करके फेंक देता है, और गाने कौन से बज रहे होते हैं। अरे साहब, मां की गाली देते हुए दुर्गा मां कैसे खुश हो सकती है? आप तो उस मां का भयानक अपमान कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि कोई आस्था नहीं है आपकी, आप दरअसल आस्था के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी चाह रही है, ये आस्थावादी लोग नहीं है। तो असल में जो हिंदुत्व है, जिसका डीएनए सांप्रदायिकता में है, मुस्लिम विरोध में है, नफरत में है, हिंसा में है, वो नैरेटिव खत्म हो जाएगा। और ये बड़ा दुर्भाग्य है प्रज्ञा जी, अधिकांश जो हिंदू हैं उनकी आस्था राम में है, लेकिन कौन ऐसा आस्थावादी है, कुछ उनको छोड़ दीजिए आप, जो भक्त मंडली है बीजेपी, तो कौन ऐसा चाहता है कि राम हमको हिंसक दिखाई पड़े? वो तो ऐसे राम चाहता है जो कृपालु हो जी। अब आप उनको हिंसक राम में तब्दील कर रहे हैं। राम के नाम पर आप क्या क्या कर रहे हैं, ये सबने देखा ना। अरे सर, राइट विंग के लोग जो हैं वो तो उस लॉरेंस बिश्नोई को इसलिए गॉड मान रहे हैं, गॉड फादर मान रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट मान रहे हैं, क्योंकि वो जय श्री राम बोलता है, हाथ में जय श्री राम लिखे, पीछे भगत सिंह की फोटो, तो जय श्री राम बोलकर कुछ भी करो। अब सोचिए क्या समय आ गया है, हम किस तरफ जा रहे हैं सर। प्रज्ञा जी, कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज के 5 साल के बाद लॉरेंस बिश्नोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए। अब यही चल ही रहा है। पॉसिबल माननीय सांसद बनने में तो उसे कुछ, वो जेल से भी चुनाव लड़ सकता है ना, लड़ेगा, वो जीतेगा, तो कौन क्या करेगा? ये तो भारत का संविधान उसको इजाजत देता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि साहब जो सरेआम मर्डर कर रहा है उसको जेल में रख करके और उसका स्वागत किया जाए। ये तो नहीं कहता। कनाडा ने आज जो बयान जारी किया है वो और भी ज्यादा भयावह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो दिल्ली के इशारे पर कर रहा है। अब ये कनाडा का आरोप है, अगर इस आरोप में कुछ है तो समझ सकते हैं कि हम कितने खतरनाक मोड़ पर खड़े हुए और देश कहां खड़ा हुआ है। एक झटके में देश कहां जा सकता है। क्या हम देश को गृह युद्ध की तरफ झोंक रहे हैं? स्थितियां बनी है चुनाव से पहले, तारीखों का ऐलान आज हुआ है और चुनाव से पहले बहराइच में दंगे हो गए। लोग कह रहे लीजिए चुनाव की शुरुआत हो गई है, दंगे से पता चल गया कि चुनावों की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक शेर है किसी शायर का कि ये जो तनाव है, पूछिए कि वो कब चुनाव है वाला, वो मुझे सेंस केवल याद आ रहा है। ये जो तनाव है बहराइच में, तो वो समझ में आ रहा है कि चुनाव है भाई।
2 राज्यों में चुनाव है, 9 विधानसभा का इधर है, कुछ और है। आपको हिंदू मुसलमान करना है, लेकिन बीजेपी अगर ये खुशफहमी पाल रही है कि इस तनाव के आधार पर हम चुनाव जीत लेंगे, तो नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। और अब आप अगर देख रहे हो तो वो जो नशा होता था एक दौर में, वो नशा अब गायब है लोगों से। अब कुछ रह गए हैं तो ज्यादा दिन के भीतर जहर भरा हुआ है नफरत का, बहुत ज्यादा भरा हुआ है, वही बचे हैं, बाकी और लोग नहीं बचे। तो मिल्कीपुर का जो डर है असल में हिंदुत्व की हार का डर है कि कहीं इसकी फजीयत ना हो जाए, फिर हम भारत तो छोड़ दो, अमेरिका में क्या मुंह दिखाएंगे, चंदा भी तो लेना है ना, अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जहां भारतवंशी रह रहे हैं, और साहब वो कह रहे हैं कि हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो चंदा तो वहां से नहीं मिलेगा ना फिर। जो अरबों रुपए का चंदा राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा हुआ है और उसका कोई हिसाब किताब नहीं, जमीनों की क्या सौदेबाजी हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, रोड वहां धंस गई, मंदिर से पानी टपक रहा था, आप धर्म के नाम पर कर क्या रहे? ये सीधा सवाल है। और दूसरा, मिल्कीपुर में जो हार का डर है वो दरअसल बीजेपी को अपने उस पूरे आइडियोलॉजी और नैरेटिव के हार का डर है, इसलिए वो वहां बचाना चाहते। बाकी आप और दूसरी जगह हार जाएं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं दूसरी सीटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है उनको, दिक्कत उनको नैरेटिव के हारने की है। वो जो फजीयत हुई है लोकसभा में वो मिल्कीपुर में नहीं चाहते, ये है रिपीट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो सारी सीटें एक तरफ और मिल्कीपुर एक तरफ। 9 अगर आप जीत भी लेंगे और मिल्कीपुर हार गए तो क्या होगा, सवाल ये है। तो इसके अंदर कि मुंह ले महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, वहां भी बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है कि अभी तक तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को एज दिख रहा है महाराष्ट्र और झारखंड पे। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सीधे कि पहले तो महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं, एज किसको जाता हुआ दिख रहा है, फिर झारखंड में भी आएंगे? देखिए, महाराष्ट्र में तो बहुत स्पष्ट रूप से महाविकास अघाड़ी को, इंडिया अलायंस को बढ़त है और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है महाराष्ट्र की राजनीति में विश्वासघात मराठा लोग पसंद नहीं करते। शिवसेना को जिस तरह से तोड़ा गया, शरद पवार की एनसीपी को जिस तरह से तोड़ा गया, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने जो किया है, लोग माफ करने के मूड में नहीं है। एक बड़ा फैक्टर जो शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी को मजबूत करता है। दूसरा फैक्टर है नरेंद्र मोदी की सरकार ने महाराष्ट्र से जो कंपनियां उठा करके गुजरात लेकर के गए हैं, वो एक बड़ी नाराजगी है। कल का जो घटनाक्रम है कि मुंबई के उस स्लम में एक संभवतः 120 एकड़ जमीन दे दी गई अडानी साहब को। अडानी साहब तो गुजराती भी है, और ये जो मुफ्त का माल मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है, खास करके मुंबई में और उस स्लम में। इधर आप आ जाइएगा, जो राहुल गांधी की मुहिम रही है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र के सबसे पॉपुलर लीडर हुए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद वहां पे नरेंद्र मोदी भी नहीं है और दूसरे को तो अब छोड़ दीजिए, तो वो एक प्रभाव है। दूसरा, वहां पे एक तो वो ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अम्बेडकर की धरती। के बाद लग रहा है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर उतनी होगी, जो डिमोटिवेशन कांग्रेस में आया, आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में उतनी कॉन्फिडेंटली और उस तरीके से कांग्रेस का हम देख पाएंगे प्रदर्शन? नहीं, डेफिनेटली इसमें तो कमी आएगी, बार्गेनिंग पावर वो नहीं होगी। और इससे मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा संभल करके चले, जो एक कन्फ्लिक्ट है महाविकास अघाड़ी में, वो है फेस को लेकर के। जी, उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनको फेस बना दिया जाए। राइट। उद्धव ठाकरे फेस अगर बना दिए जाते हैं तो भी कामयाबी मिलेगी, नहीं भी बनते हैं तो भी कामयाबी मिलेगी, बशर्ते ये कन्फ्लिक्ट बढ़े नहीं। ये ना हो कि आप एक आपस में तलवार भांजने लगे। ये अगर नहीं होता है तो अभी के जो हालात हैं, हम आज की बात कर रहे हैं, 15 दिन बाद क्या होगा हम नहीं कह सकते, हम आज की बात कर रहे हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बहुत तेजी से बदलती है।
आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी को एज है, लेकिन बीजेपी ने खेल करना शुरू कर दिया। विदर्भ का इलाका कांग्रेस का सबसे मजबूत इलाका है और ये वो इलाका है जहां पे दलित राजनीतिक जो मुद्दे रहे ज्यादा हावी रहे। ये यहाँ पर बीएसपी भी मजबूत रही एक दौर में, उसको सीटें भी मिलती थी, 4% तक वोट मिला है विदर्भ के इलाके में। यही इलाका है जो प्रकाश अंबेडकर का है, उनकी वंचित बहुजन अघाड़ी का है। बहुजन वंचित अघाड़ी ने क्या किया है, प्रकाश अंबेडकर ने, मैं वही बता रहा हूं जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में बीएसपी ने जो चुनाव लड़ा है, एएसपी ने जो चुनाव लड़ा है, और उस चुनाव लड़ने के पीछे क्या रीजन थे वो यहां से आपको समझ में आएंगे। विदर्भ में 10 सीटें अभी घोषित की हैं बहुजन वंचित अघाड़ी यानी प्रकाश अंबेडकर ने, और 10 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी। ये खेल समझना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी को कि इसको हम कैसे काउंटर करेंगे। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी मराठा बनाम पॉलिटिक्स करेंगे, उनके पास और कोई हथियार है नहीं, क्योंकि मराठा रिजर्वेशन को लेकर के भी एक बड़ा आंदोलन वहां पे हो चुका है। अगर महाविकास आघाड़ी पिछड़े समाज में और दलित समाज को वापस ले आते हैं, जो लोकसभा में उनको वोट मिला था, लोकसभा में तो हालत ये हुई थी कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी किसी भी सीट पर दूसरे नंबर पर भी नहीं थी। खुद प्रकाश अंबेडकर जो एक बार सांसद चुने गए हैं वो तीसरे नंबर पर थे। तो अगर दलित तो वोट को वापस लेकर के आती है कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के साथ वो रहते हैं, तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन देखना वही होगा कि अब बीजेपी का टैक्टिस्ट अपनाती है, वो क्या खेल करती है। जो मैंने कहा ना कि 10 प्रत्याशी वहां पर खड़े किए गए हैं, ये ऐसा कुछ और खेल तो नहीं हो रहा है। अभी तो बीएसपी भी जाएगी वहां पे, बीएसपी, और वो दावेदारी इसलिए क्योंकि वो पहले चुनाव जीतती रही है। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि बीएसपी केवल वहां वोट काटने के लिए जाएगी, लेकिन उसका असर जो होगा वो वही होगा, तो वो भी जाएगी। इन राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव होगा जमीन पर, ये देखने की बात है। लेकिन ये बहुत पुख्ता है कि अगर ये तीनों पार्टियां मजबूती के साथ एकजुट रहती हैं और सामाजिक समीकरण दुरुस्त कर लेती हैं, तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। आज की तारीख में नैरेटिव उनके साथ है, आज की तारीख में लोगों की सिंपैथी उनके साथ है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को एज है। अच्छा, विपक्ष ने जो घोषणा कर दी है कि अगर इंडिया की सरकार बनती है तो डिप्टी सीएम मुस्लिम होगा, इसका क्या असर पड़ेगा? महाराष्ट्र की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, महाराष्ट्र में उसकी वजह वही है कि जैसे ये प्रकाश अंबेडकर ने मुस्लिम दिया है, अपने कैंडिडेट दिए हैं, तो कहीं वो, और वहां ओवैसी भी आ सकते हैं अभी तो। हाँ। उनके भी तो सांसद चुने गए हैं, ओवैसी के भी तो सांसद वहां से चुने गए, वो भी है। प्लस समाजवादी पार्टी भी अभी वहां जाएगी। अगर उनको कुछ सीट मिलती है और तो बेहतर होता है कि आप इंडिया अलायंस के रूप में चुनाव लड़ें, तो इसलिए वो वोट एकजुट रहे। और दूसरा, मुझे लगता है कि मुसलमानों को थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी लेना जरूरी। वो बराबर हाशिए की तरफ जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम एकदम से किनारे कर दिए जा रहे हैं, हमारी कोई भागीदारी ही नहीं है। तो मैं इसको देश के हित में भी मानता हूं। वो बनता है कि नहीं बनता है अलग बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों को ये लगे, या किसी भी समुदाय को ये लगने लगे कि साहब हम देश में है ही नहीं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस देश में। और ये बात मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको ले चलूं। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, गांधी और अंबेडकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में थे, और जो वार्तालाप हो रही थी वो वार्तालाप इतिहास में दर्ज है, आपके दर्शक उनको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह था कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत रोष में और वेदना के साथ गांधी जी से जो कहा था कि गांधी जी, मेरा तो कोई देश ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि कभी ये ना लगने लगे मुसलमानों को कि मेरा तो ये देश ही नहीं। ये कितना खतरनाक होगा कि हमारे देश के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये नैरेटिव के स्तर पे भी अच्छा है, इस देश की राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भी अच्छा है। वो बने ना बने,
उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनके भीतर भी बिल्कुल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, वाइस सिक्योरिटी में थे बाबा सिद्दीकी। बॉलीवुड से उनके ताल्लुकात थे, लेकिन राजनीतिक ताल्लुकात भी उनके बहुत ज्यादा। एनसीपी के लीडर थे, बहुत बड़े लीडर कहे जाते थे, पवार गुट के थे। आपको क्या लग रहा है, क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं मुसलमानों में जो एक असुरक्षा की भावना है वो और ज्यादा मजबूत होती चली जा रही है। वो और अपने आप को दूर कहीं महसूस कर रहे हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई वाला जो कि हिंदू मुसलमान करना चुनाव में, कि बाबा सिद्दीकी को मारना, ये हिंदू मुसलमान करने का जो खेल है, हालांकि वो चल नहीं रहा है लेकिन उसकी कोशिश भरपूर हो रही है। तो निश्चित रूप से ये भी फैक्टर है। ये चुनाव के पहले ट्रायल है, ये ट्रायल केस है। आप एक बात ये बार बार कहते हैं कि हिंदू मुसलमान चल नहीं रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहराइच में जिस तरह की घटना हुई, जो दंगे हुए, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश तो हो रही है ना। लोग भड़कते तो है ना। ये गोपाल मिश्रा 22 साल का लड़का चढ़ गया ना हरा झंडा नोचने के लिए। असर तो कहीं ना कहीं दिखता है रविकांत सर। हाँ, डेफिनेटली। लेकिन ये उतने ही लोगों में है हाँ, जो बरगला रहे, लेकिन चुनाव में नहीं चल रहा है। मैं जो कह रहा हूं ना कि इसको वो चाहते हैं कि हम चुनाव में भुना ले जाएं। बिल्कुल, चुनाव में वो नहीं चल रहा है। अब उस लड़के को किसने उकसाया, क्यों उकसाया, उनका मकसद क्या था? मकसद तो उनका भक्ति करना नहीं था, ये तो बहुत स्पष्ट है। मकसद सिर्फ पॉलिटिकल था। और उस पॉलिटिकल मकसद को कहीं भुनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं चल रहा है। आप लखनऊ में किसी से पूछ लीजिए, बहराइच से थोड़ा इधर आकर के, तो वो ये कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकल है। पहले उनको सोशल लगता था। राइट, यू आर राइट। अब एक दौर था जब उनको लगता था कि ये सामाजिक समस्या है। बिल्कुल। लेकिन आज उनको लगता है कि ये पॉलिटिकल खेल है, इसलिए वो नहीं चल सकता। ये इशू है। अच्छा, महाराष्ट्र में एज आपको इंडिया गठबंधन का दिख रहा है? बिल्कुल, अभी 100%। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव में सबसे बड़ा एज योगी सरकार को है कि प्रशासन उनका है। अब आगे अब मैं कुछ ना कहूं तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, जहां पे सरकार होती है उपचुनाव में हमेशा सरकार को एज होती है। और जब हरियाणा में 99% बैटरी मिल सकती है तो उपचुनाव में क्या होगा? चुनाव तो होने देना जाना चाहिए था ना। योगी जी 4 नहीं, बार लेकिन होकर के आए, एक बार नहीं गए, 4 बार गए। ये भी नहीं कि अयोध्या एक बार गए नहीं। लेकिन उसमें क्या है ना कि अयोध्या के लोग भी नाराज हैं। हाँ। और अयोध्या में हो सकता है राम जी ही नाराज हो। डर तो वहां पे होगा ना कि वहां पता लगा बैटरी आपकी चार्ज ही नहीं हो रही है, 60-70 पे ही रुक गई है, तब क्या करेंगे? झारखंड में भी विश्वासघात एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, झारखंड में परिस्थितियां मुझे लगता है कि अभी 50-50। अच्छा। बीजेपी वहां पे जो ध्रुवीकरण, सोशल ध्रुवीकरण, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि सांप्रदायिक कार्ड नहीं चल रहा है बीजेपी का। वो बेसिकली सोशल ध्रुवीकरण करती है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमजोर करना, उनके एक पूर्व मुख्यमंत्री को तोड़ना, इससे क्या होता है कि सिर्फ नेता नहीं टूटता है। हम लोगों को कई बार लगता है कि एक नेता टूट गया। नेता तोड़ने के पीछे असली रीजन होता है कि उस पार्टी को अविश्वसनीय बना देना लोगों के बीच में। फिर असली खेल आरएसएस करती है कि अरे भाई ही चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री चला गया, ये तो बहुत करप्ट आदमी, ईडी ने गिरफ्तार किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये सारे सवाल फिर दब जाते हैं। बिल्कुल। चंपई सोरेन को इसलिए तोड़ा गया ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था और जो एज मिल रही थी पति पत्नी, और मैं समझता हूं कि झारखंड में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी बीजेपी ने। कल्पना सोरेन बेहद मजी हुई नेता बनकर के उभरी है इस बीच में। बिल्कुल, वो उनका एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि चंपई सोरेन का स्थानापन्न वो होंगी। लेकिन पार्टी के प्रति लोगों की विश्वसनीयता कहीं कम होती है। ये जब पार्टी से कोई बड़ा व्यक्ति जाता है, उसमें बीजेपी कितनी कामयाब होती है ये देखना होगा। विश्वासघात का मसला जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, क्या वो विश्वासघात का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा? नहीं, जो सिंपैथी झारखंड
झारखंड एक दूसरे तरह का स्टेट है। हम्म। महाराष्ट्र जो है वो महाराजा शिवाजी का स्टेट है, जहां पे एक इतिहास है विश्वासघात का, अफजल खान वाला। तो वहां तो गद्दारों को माफ नहीं करेंगे, ये नारा बहुत कामयाब होता है। झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में क्या है कि एक तो सरकार है, तो 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी। दूसरा, अभी बीजेपी जेएमएम को अंदर से कमजोर करने की कोशिश करेगी, वो कर ही रही होगी। जब चंपई सोरेन को उन्होंने तोड़ लिया तो वो अंदर से अभी और खेल करेंगे। प्लस वहां अभी इंडिया अलायंस कितनी मजबूती से लड़ेगा ये देखने में, तो बीजेपी वहां पे लगातार काम कर रही है। शिवराज सिंह कांग्रेस का बड़ा चौहान, रोल होगा क्या लगता है? जेएमएम का और कांग्रेस का बड़ा रोल होगा झारखंड में, अगर कांग्रेस हो की सकता रणनीतियां है, बेहतर हो। हो सकता है। और इस बीच में दोनों लोग पति पत्नी गए थे दिल्ली, राहुल जी से और सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात भी की है। डेफिनेटली कोशिश ये है कि वहां पे इंडिया अलायंस मजबूती के साथ चुनाव लड़े, तो ये कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी झारखंड में कितना जाते हैं इस पर भी निर्भर करता है। और जो आदिवासी है जी, आदिवासी वोट बैंक में बीजेपी कितना सेंध लगाती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। आदिवासी को डिवाइड करना, राष्ट्रपति महोदया उस समाज से हैं, समुदाय से हैं, तो ये भी कहीं सिंपैथी बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन मामला इस समय मुझे जो लगता है कि वो 50-50 का है। वहां पे महाराष्ट्र में एक जरूर इंडिया अलायंस को है, झारखंड में कुछ समय के बाद अभी और पत्ते साफ होंगे, लेकिन आज की तारीख में तो मुझे 50-50 ही लगता है। अच्छा, चुनाव आयोग को जेएमएम ने कठपुतली बोला है बीजेपी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पहले से सब कुछ जानकारी थी, आप हमको क्या बता रहे, बीजेपी को सब पहले से पता है जेएमएम ने। अब उस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है आगे बढ़ना। नहीं, राजीव कुमार जी तो बहुत अच्छी शायरी कर लेते हैं। वो उन्होंने कहा कि हम रात भर जग करके शायरी लिखते हैं। बढ़िया कर लेते हैं, ये भी तो बात है। हाँ, और वो कैसी शायरी होती है वो हम सब जानते हैं। तो ये क्या है ना, देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। हम लोग भले ही कई बार हंस के चीजों को टालना चाहते हैं, लेकिन असल में बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर है। चुनाव आयोग इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और लोकतंत्र के प्रति विश्वास का सबसे बड़ा धागा है, सबसे बड़ा धागा है। अगर वो दरकता है, वो ढीला भी पड़ता है, तो लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठता है। इसलिए अब राजीव कुमार की ये वर्किंग स्टाइल हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग के किसी भी आयुक्त को इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए। और जब आप पर अगर कोई आरोप आयोग पर बार-बार सवाल उठा रहे हैं, तो उन सवालों को सुनना चाहिए, ना कि ये बोलकर के आगे बढ़ जाना चाहिए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबूत के साथ लोग इनसे सवाल ये लोग नहीं है, ये अगर आप इनको लोग समझ रहे हैं, माने अगर आप इनको मूर्ख जनता समझ रहे हैं, तो वो नहीं। ये एक तो पॉलिटिकल पार्टी है। अगर वो कोई आरोप लगा रही है तो आपको बहुत गंभीरता से उस सवाल को एड्रेस करना चाहिए और जवाब देना चाहिए। जवाब पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, सिर्फ इस देश के लोगों, क्योंकि लोगों का कंसर्न आपके प्रति है। जेएमएम के प्रति आप हो ना हो छोड़ दीजिए, आप देश के नागरिकों के प्रति जिम्मेदार हैं। जब तक आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो उस समय आपको उस पॉलिटिकल पार्टी के आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए आपको बाकायदा तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक जवाब देना चाहिए, ना कि शायरी करना चाहिए। ये एक किस्म की फुहारता है। आप तो ऐसे लगे जैसे हम चौराहे पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। ये तो जो पान खाने वाले लोग हैं उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ना। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके हेड है, और इस देश में लोकतंत्र की मशीनरी के सबसे बड़े कर्ता धर्ता है। ये नहीं करना चाहिए।